अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल आप जानते हैं कि इससे पहले हम इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को वन डायमेंशन में डिस्कस कर चुके हैं, जबकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन को डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, जब वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करते हुए आपस में कोलाइड करेंगे तो वो किस तरह से इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करेंगे टू डायमेंशन के अंदर। आज के टॉपिक में भी हमने सेम यही काम करना है। हमने दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कोलाइड करवाना है जो कि बेसिकली एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहे होंगे, और वो कौन सी कोलिजन करेंगे बच्चों? इन इलास्टिक कोलिजन करेंगे। इससे पहले कि मैं इसकी डेप्थ में जाऊं, आपको दो बातें इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बच्चों याद रखनी है जो हम पीछे से सीख के आ चुके हैं। वो क्या है? A perfectly inelastic collision is one in which the colliding objects stick together to make a single mass after collision। आपके पास perfectly inelastic collision बच्चों ऐसी होगी जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराने के बाद क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। जैसे हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में डिस्कस किया था कि जब आपके पास m1 मैस जो है वो टकराता है किसके साथ बच्चों? m2 मैस के साथ। तो जो रिजल्टिंग मैस था वो एक काफी बड़ा मैस था, ठीक है, जो कि बेसिकली किसके बराबर था? m1 प्लस m2 के मैस के क्या था बच्चों? बराबर था। तो सेम काम यहाँ पर होगा कि आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन के करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या कर जाएंगे बच्चों? जुड़ जाएंगे। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है, वो किसी ना किसी दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। वो किस में होगी? वो हम इस लेक्चर के एंड पे जाके बच्चों डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम अपनी एक्सप्लेनेशन से इस टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। आपने ऑफ कोर्स लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले उसे क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अब ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है बच्चों, मैं इसको क्या करूंगा? डायग्राम की मदद से आपको इजीली जो है वो क्या कर लूंगा बच्चों? एक्सप्लेन करवाऊंगा। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि आपके पास जो दो बॉल्स हैं जिनकी आपस में हमने कोलिजन करवानी है वो किस तरह से इस प्लेन के अंदर मूव कर रही होंगी। तो चलिए हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। लीजिए, आपके सामने ये एक्स वाई प्लेन बन गया, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों? वाई एक्सिस है। और यहाँ पर आपके पास जो आपकी बॉल m1 है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं m1 का। और ये m1 बॉल क्या कर रही है बच्चों? v1 वेलोसिटी से मूव करती हुई आ रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। जबकि दूसरी बॉल जो है m2 वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के अंदर नहीं घूम रही बल्कि वो प्लेन के अंदर घूम रही है, ठीक है। और उस बॉल को हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों उसे हम करेंगे v2 से जाहिर। और ये जो बॉल है ये बेसिकली क्या कर रही है? एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है जिसको आप बेसिकली किसका नाम देंगे बच्चों? थीटा का नाम देंगे। तो ये मैंने आपके सामने थीटा का नाम दे दिया, ओके। अब जब ये दोनों यहाँ पर आएंगी तो एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे बच्चों? कोलाइड करेंगी। जब ये कोलाइड करेंगी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर ऑब्जेक्ट टकराने के बाद आपस में क्या कर जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो आपको एक रिजल्टिंग बड़ा सा मैच जो है वो हासिल होगा। ये देखें, एक काफी बड़ा मैच, ठीक है, जो कि बेसिकली इसको मैं जाहिर कर देता हूं कि भाई आप क्या हो? कैपिटल एम हो। याद रखिएगा कैपिटल एम किसके बराबर होगा? m1 प्लस m2 के। यानी ये दोनों जो छोटे बॉल्स हैं जब ये आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद इनका मैस जो है वो कंबाइन हो जाता है, ठीक है, और वो एक कैपिटल एम मैस बनाते हैं। अब ये जो है आपके पास क्या कर रहा है बच्चों? वी एफ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और ये आपके पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बेसिकली आपकी बुक ने नाम दिया हुआ है फाई का, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रहा है। जैसे कि बच्चों आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि आपके पास जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है कि आपने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करना है और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको m2 और ये जो कैपिटल M है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, जैसा हमने इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन के अंदर किया था। मैं सेम काम यहाँ पे करूंगा, लेकिन चले अब हम क्या करते हैं कि इन m2 और कैपिटल M के जो बेसिकली मैसेज हैं इनके मोमेंटम को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर बच्चों क्या कर देते हैं? रिजॉल्व कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम m2 मैस। m2 मैस को सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका m2 मैस।
इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या कर रही थी, इस डायरेक्शन के अंदर थी, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन के अंदर। अब आप लोगों ने मोमेंटम को जब डिफाइन किया था तो वहां पर ये पढ़ा था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब आपने ये वेक्टर क्वांटिटी के बारे में सीखा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो आपने वहां पर ये सीखा कि जो मोमेंटम है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इसकी वेलोसिटी के अलोंग होती है, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा बच्चों, मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, और इसके आपके पास जो है मोमेंटम क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है, ये आपके पास मोमेंटम आ गया किसका, बॉल M2 का। अब हमने क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो चलें ऐसा ही करते हैं, हम इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर बच्चों रिजॉल्व कर देते हैं। ये जो है आपके पास नीचे की तरफ ये आएगा इसका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ क्या आएगा इसका वाई एक्सिस, ठीक है, यानी ये वाला इसका एक्स कंपोनेंट होगा और ये वाला जो है इसका क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा। तो चलिए हम इनको लिख देते हैं कि आपके पास एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या बनकर आएगा, एक्स कंपोनेंट हमारे पास आएगा बच्चों M2V2 कॉज ऑफ थीटा, थीटा आएगा क्योंकि बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा था, थीटा बना रहा था, ठीक है। और ये जो आपके पास वाई कंपोनेंट है वो क्या आएगा, M2V2 साइन ऑफ थीटा। सेम काम आप किसके लिए करेंगे बच्चों, कैपिटल एम के लिए करेंगे, और आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर केसेस ही बनेंगे आपके पास। देखें कैपिटल एम आ गया, ठीक है, ये इसकी क्या आ गई बच्चों, फाइनल वेलोसिटी आ गई, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या होगा इसका बच्चों, मोमेंटम होगा। तो वो कैसे आएगा, P इज इक्वल टू MVF, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया, ठीक है, और ये इसका वाई कंपोनेंट आ गया। तो इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, MVF कॉज ऑफ फाई। फाई क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रहा है वो फाई है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, MVF साइन ऑफ फाई, ठीक है। तो चलें अब क्या करते हैं कि अब हम इन पूरी सिचुएशन के ऊपर एक एक करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। तो बच्चों सबसे पहले हम मोमेंटम को अप्लाई करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस आप जब मोमेंटम को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि मोमेंटम कितना है कोलिजन से पहले और मोमेंटम कितना है बच्चों कोलिजन के बाद। तो देखिए ऊपर दोबारा सिचुएशन की तरफ चलते हैं। आपके पास देखें जो मोमेंटम है कोलिजन से पहले मास m1 के लिए, ठीक है, वो क्या आएगा आपके पास, m1 v1, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली ऑलरेडी किसके अलोंग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं है। जबकि बच्चों बात करें M2 बॉल की तो उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया था, ठीक है, और उसका जो आपके पास मोमेंटम आया था एक्स एक्सिस के अलोंग वो आपके पास क्या था बच्चों, M2V2 कॉज ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। ये किसके बराबर है, ये बराबर मोमेंटम आफ्टर दी कोलिजन के, ठीक है। आफ्टर दी कोलिजन बच्चों आपके पास जो मोमेंटम है वो क्या है आपके पास, बेसिकली ये कैपिटल एम बचा आफ्टर दी कोलिजन, क्योंकि दोनों मास आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। जब ये दोनों मास बच्चों आपस में जुड़ गए तो हमारे पास कैपिटल एम बन गए, ठीक है। और इस कैपिटल एम का जो मोमेंटम है एक्स एक्सिस के अलोंग वो आपके पास बच्चों कितने हैं, वो है एम वी एफ कॉज ऑफ फाई, ठीक है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। और नीचे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, कि वाई एक्सिस के अलोंग कितना मोमेंटम लगा। अगर बात की जाए बॉल M1 के लिए तो आपको पता है कि बॉल M1 तो वाई एक्सिस के अलोंग मूव ही नहीं कर रही, ठीक है, तो इसका तो कोई मोमेंटम नहीं होगा वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो पीछे आपके पास इसको क्या लिख देंगे आप यहाँ पे 0 प्लस। अब बॉल M2 के लिए देखें तो उसका वाई एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम है वो आपके पास क्या बच्चों, M2V2 साइन थीटा, उसको लिख देते हैं M2V2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू। इसी तरीके से जो आपके पास आफ्टर द कोलिजन हमारे पास मोमेंटम है कैपिटल एम का वाई एक्सिस के अलोंग वो आपके पास क्या बच्चों, MVF साइन ऑफ फाई है, ठीक है, उसको लिख देते हैं MVF साइन ऑफ फाई। इसको नाम दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपकी बुक बच्चों आपसे कहती है कि आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की मदद से आप फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि आपकी बुक ने खुद ये कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की। तो मैं आपके लिए कैलकुलेशंस क्या करूंगा बच्चों, परफॉर्म करूंगा, क्योंकि हमें इसे एज अ लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। तो अगर लॉन्ग के तौर पे अटेम्प्ट करना है तो हमें इसकी ये कैलकुलेशंस क्या करनी पड़ेंगी बच्चों, परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का भी और इक्वेशन नंबर 2 का भी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पे लिखूंगा वो क्या होगी,
स्क्वायर बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का क्या ले लूंगा मैं, स्क्वायर ले लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 cos ऑफ थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m vf cos ऑफ फाई का स्क्वायर। आप इसको नाम दे दे बच्चों इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे। ठीक है, इस टाइप 0 का स्क्वायर लेंगे, आपको पता है 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो उसको हम तंग नहीं करते, हम आगे वाली रकम लिखते हैं, m2 v2 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m vf साइन ऑफ फाई का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास बच्चों। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 4 का। अब बच्चों क्या करें कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को आपस में क्या करते हैं, आप ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखें ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर देते हैं। अब जब आप इनको ऐड करेंगे बच्चों तो आपके पास क्या होगा, देखें आप इनको ऐड करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बच्चों ऐड हो जाएगी। ये आपके पास क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 cos ऑफ थीटा, इसका क्या आ जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस अब ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 की, जो कि क्या है आपके पास m2 v2 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर आएंगे, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड को हम क्या कर देते हैं बच्चों, आपस में ऐड कर देते हैं। ये क्या आएंगे, एम वी एफ कॉस स्क्वायर फाई, ये मैं इसे लिख देता हूँ एम स्क्वायर वी एफ स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर को हमने अंदर हर जगह पे हर रकम के ऊपर अलग अलग लिख दिया। ठीक है, सेम काम आप यहाँ पे करेंगे। ये क्या आएगा, प्लस एम स्क्वायर वी एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ओके हो गया बच्चों। अब देखें आपके लिए थोड़ी सी इजीनेस है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ कि ये हमारे पास ऐसे ही आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, आप इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एम स्क्वायर वी एफ स्क्वायर, इसमें भी क्या कॉमन है, एम स्क्वायर वी एफ स्क्वायर। तो इसको क्या कर देते हैं, कॉमन निकाल के साइड पे लिख देते हैं, एम स्क्वायर वी एफ स्क्वायर। अंदर आपके पास क्या बचेगा बच्चों, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जानते हैं कि ये जो आपके पास बेसिकली आइडेंटिटी बन रही है ये किसके बराबर होगी, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बच्चों किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके पास 1 के। तो आप इस पूरी रकम की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 1 लिख देंगे। और इस चीज को मैं जो है बेसिकली लिखना चाहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैं ऐसे लिखता हूँ एम स्क्वायर वी एफ स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू, और इस पूरी टर्म को हम कहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं। अब बच्चों क्या करें कि आप जो है यहाँ से, चूंकि आपको वी एफ की वैल्यू चाहिए, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप m2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इस पूरी रकम के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये क्या आएगा, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके बच्चों ये करने के बाद आपने क्या करना है, चूंकि आपको सिर्फ वी एफ की वैल्यू चाहिए, वी एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप क्या करें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कि हम बोथ साइड पे क्या ले रहे हैं बच्चों, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको बताइए स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट के नीचे बच्चों आप क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू। अब बेसिकली हम इन्हीं इक्वेशंस की मदद से ये जो आपके पास कोलिजन के बाद एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल फाई है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी डिटेल में जाना चाहिए, क्योंकि बुक ने सिर्फ मेंशन किया था फाइनल वेलोसिटी को, तो इसलिए मैंने आपके सामने इसकी फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसके एंगल को भी कैलकुलेट करें तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। ठीक है, हम इसी वीडियो के साथ लिंक करके एक और वीडियो जनरेट कर देंगे जिसमें हम बेसिकली फाई को भी इन दोनों इक्वेशंस की मदद से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हमने मोमेंटम के कंजर्वेशन को तो चेक कर लिया और उसकी मदद से फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि आपके पास एनर्जी की कंजर्वेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि ये आपके पास एक इनइलास्टिक कोलिजन थी, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखेंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएगी। तो बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द कोलिजन इज इनइलास्टिक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व। क्योंकि आपके पास जो कोलिजन है ठीक है वो इनइलास्टिक थी, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास सिस्टम की कंजर्व नहीं रहेगी। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो आपके पास क्या होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी और साथ में छोटा सा आई लगा लेते हैं।
जो कि बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब दोनों मैसेज की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली क्या होगी आपके पास, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपने सिंपल वहां पे ये क्या करना है, फार्मूला लिखना है, बस m1 m की जगह पे क्या लिख देना है m1 या m2। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किन के लिए आएगी बच्चों, मैस m1 के लिए आएगी और मैस m2 के लिए आएगी। तो देखिए उसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो तो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जवाब है बच्चों नो। आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के लिए आपको किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपके पास क्या आएगी, आपको पता है कि ये दोनों मैसेज आपस में स्टिक हो जाते हैं, कोलिजन करने के बाद जुड़ जाते हैं। तो आपके पास जो फाइनल मैस आया था वो क्या था, कैपिटल एम था, कैपिटल एम, और साथ में क्या आ जाएगा बी एफ का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। और ये आपके पास क्या आ गई बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अब आप फाइंड करना चाहते हैं कि आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ है, यानी आप ये देखना चाहते हैं कि चेंज आया है कितना काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो चेंज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को बच्चों माइनस कर देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के अंदर से। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट क्या हो गया बच्चों, जाया हो गया। ठीक है, वो जो जाया हो गया पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ गया, वो बेसिकली आपके पास हीट के अंदर, साउंड के अंदर और आपके पास ऑब्जेक्ट्स को डीफॉर्म करने में, यानी उनकी शक्ल को तब्दील करने के अंदर क्या हो गया बच्चों, इस्तेमाल हो। अब बच्चों आपकी बुक ने क्या किया है, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया है जो आपकी बुक में मेंशन है, आपने हूबहू वहीं से याद करनी है, लेकिन मैं आपको एक एक करके फिगर्स की मदद से वो जो है एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चे देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल जो डिस्कस की हुई है वो है कराटे चॉप की है। अब ये जो कराटे चॉप है ये बेसिकली एक तरह की प्रैक्टिस होती है आई थिंक मेरे ख्याल से कराटे के अंदर, कि जिसमें क्या किया जाता है कि ब्रिक्स को जमा किया जाता है, ठीक है, और वर्टिकली उनके ऊपर हाथ मार के, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। अब बेसिकली ये जो टेक्निक है या ये जो आपके पास वो काम करते हैं, ठीक है, इनको तोड़ने का, ये टोटली इनइलास्टिक कोलिजन होती है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि इनइलास्टिक कोलिजन होती है, बेसिकली जब बच्चों ये जो शख्स है जब ये अपना हाथ ब्रिक्स के ऊपर यानी ईंटों के ऊपर मारता है, तो इसका जो हाथ है, ठीक है, वो ईंटों पर लगने के बाद दोबारा से ऊपर की तरफ नहीं उछलता। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन क्या है कि जितनी जोर से ये बेसिकली क्या करता है, ईंटों के ऊपर अपने हाथ को मारता है ना, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो ईंटें क्या कर लेती हैं, अब्सॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, और उसको रिलीज करती हैं किसकी फॉर्म के अंदर, हीट की फॉर्म के अंदर, साउंड की फॉर्म के अंदर। ठीक है, और कुछ एनर्जी जो है वो क्या करती है, फोर्स की सूरत में इन ब्रिक्स को तोड़ने के लिए क्या हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, यानी इन सिंपल वर्ड्स कहें कि जो एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करती हैं, इस बेसिकली ब्रिक्स को तोड़ देती हैं और आपका हाथ रिबाउंड नहीं करता, क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो क्या करती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है, कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाता है बच्चों, लॉस आ जाता है। अब आपकी बुक जो है ना वो बिल्कुल इस एग्जाम्पल के एंड पे एक बात ये कहती है कि सपोज करें कि ये जो कराटे चॉप है, जब इसने अपना हाथ बिल्कुल नीचे की तरफ मारा, तो अगर इसका हाथ बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल ना होता, कुछ इस डायरेक्शन से मारता, ठीक है, या फिर क्या करता, वो इस डायरेक्शन से मारता। चूंकि अब यहाँ पे आपके पास बिल्कुल परफेक्ट जो है उसने वर्टिकली नीचे नहीं मारा हाथ अपना, ठीक है, तो कुछ कंपोनेंट जो है उसके हाथ का कहां पर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में भी जाएगा, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर भी जाएगा। ठीक है, किस तरह से कि जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जब आपके पास बॉल M2 जो है वो एक्स और वाई प्लेन के अंदर मूव कर रही थी, तो आपने उसको क्या किया, दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर दिया, एक्स कंपोनेंट के अंदर और वाई कंपोनेंट में। तो बिल्कुल इसी तरह से वो कह रहा है कि अगर ये जो उसने अपना हाथ नीचे की तरफ मारा है, ये बिल्कुल वर्टिकल ना हुआ, ठीक है, और इसका कुछ कंपोनेंट या कुछ पार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हुआ, तो जो आपके पास फोर्स होगी और जो मोमेंटम होगा, ठीक है, वो डिवाइड होंगे किसके अंदर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर भी बच्चों और वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर भी। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है बच्चों, वो क्या है, कार क्रैश की एग्जाम्पल। अब बच्चों कार क्रैश के अंदर भी कुछ आपको ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिल जाती है। जब दोनों गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो उनकी एनर्जी का जो कुछ पार्ट है, ठीक है, उनकी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है।
जिसके नतीजे में आपकी गाड़ियां जो है वो आपस में स्टिक कर जाती हैं, रिबाउंड नहीं करती। ठीक है, पीछे की तरफ ये देखें, टकराने के बाद पीछे की तरफ हरकत नहीं करती। ठीक है, अगर ऐसा करेंगी तो वो कोलिजन इनइलास्टिक थोड़ी रहेगी, वो तो इलास्टिक बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये टकराती हैं आपस में, डीफॉर्म होती हैं और अपनी एनर्जी का जो कुछ हिस्सा है वो हीट की फॉर्म के अंदर, साउंड की फॉर्म के अंदर और डैमेज की फॉर्म में क्या कर देती हैं बच्चों, वेस्ट अप कर देती हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास बच्चों एक इनइलास्टिक कोलिजन की ही क्या है, एग्जांपल है। लास्ट में आपके पास बच्चों बैट एंड बॉल की एग्जांपल दी गई है, ये भी आपके पास एक इनइलास्टिक कोलिजन है। अब सर ये इनइलास्टिक कोलिजन कैसे हुई? देखिए बच्चों, जब आपके पास एक बॉल जो है किसी बैट से जाके टकराती है ना, तो आपको लगता होगा कि वो राउंड रहती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जब वो बॉल टकराती है बैट के साथ तो बेसिकली कंप्रेस हो जाती है। जब वो कंप्रेस होती है तो वो हीट की फॉर्म के अंदर अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो क्या कर देती है, वेस्ट कर देती है। और ना सिर्फ एनर्जी की सूरत में वेस्ट करती है, ठीक है, हीट की सूरत में वेस्ट करती है, बल्कि साउंड भी क्या करती है बच्चों, वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और उसकी बॉडी भी क्या करती है बच्चों, डिफॉर्म करती है। तो एनर्जी जो है वो कई पार्ट्स के अंदर क्या हो जाती है आपके पास, जो है वो बेसिकली लॉस हो जाती है। जबकि अगर बैट की बात की जाए, बैट भले एक रिजिड बॉडी है, ये भी क्या करता है कि आपके पास एनर्जी को कंप्लीटली तौर पर ट्रांसफर नहीं करता, ये भी इटसेल्फ कुछ एनर्जी क्या कर लेता है बच्चों, अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इन दोनों की जो बेसिकली कोलिजन है, ये भी आपके पास क्या होगी बच्चों, एक इन इलास्टिक कोलिजन की ही एग्जांपल के अंदर काउंट की जाएगी। आई होप सो कि आपको इन इलास्टिक कोलिजन और कोलिजन से रेलिवेंट जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको बच्चों इनमें से कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने क्लास 11th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।